हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम MPCE 022 असेसमेंट इन काउंसलिंग एंड गाइडेंस का ब्लॉक 1 का यूनिट 2 का सेकंड पार्ट करेंगे, जिसमें हम एरर्स इन असेसमेंट की बात करेंगे। ये जो यूनिट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें जो हमने अर्लियर वीडियो में इश्यूज़ किए थे वो भी बहुत इंपॉर्टेंट थे। आज इस वीडियो में हम एरर्स करेंगे, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में कई बार ये आ चुकी हैं। तो एरर्स में क्या होता है कि असेसमेंट जब हम किसी भी क्लाइंट की जब वो काउंसलर के पास आता है, डिटेल में इंफॉर्मेशन लेते हैं, फ्रॉम ऑल रिसोर्सेज से इंफॉर्मेशन लेते हैं, तो उसमें कई बार कहते हैं कुछ एरर आने के चांसेस होते हैं, जो कि काउंसलर ना चाहते हुए भी उनको वो कंट्रोल नहीं कर पाता। तो उसमें क्या होता है, जब आप क्लाइंट की जब काउंसलर को किसी भी काउंसलर को जब क्लाइंट की इंफॉर्मेशन को गैदर करना पड़ता है, असेस करना पड़ता है, तो उसको इन सब फैक्टर्स को थोड़ा ध्यान में रख के और तब उसको अगर वो असेसमेंट करता है तो उसमें एरर होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। तो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कौन से फैक्टर हैं? एनवायरमेंटल फैक्टर्स। एनवायरमेंटल फैक्टर्स कौन से होते हैं? जो कि हमारे एनवायरमेंट से रिलेटेड होते हैं। कई बार जब असेस करते हैं तो कई एक्सटेनियस फैक्टर होते हैं जो कि हमारे जो टेस्ट हम जो लेते हैं उसकी लाइबिलिटी पे और वैलिडिटी के ऊपर इम्पैक्ट डालते हैं। जैसे इन्होंने बात की, देयर वेरियस extraneous influences that may affect the reliability and validity of an assessment procedure. For example, जैसे रूम का टेम्परेचर कितना है, हम जब क्लाइंट से बात कर रहे हैं उस समय मान लीजिए कोई उसको बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है या उसको बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, उसमें कहीं भारी ज़्यादा शोर तो नहीं है जिससे उसका हमारा जो जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है अपनी, तो वो उसका ध्यान डाइवर्ट हो रहा है। लाइट पूरी नहीं है, इनएक्यूरेट टाइमिंग सही नहीं है, उसको नींद आ रही है, डैमेज टेस्ट इक्विपमेंट जो जिस टेस्ट को हम यूज़ कर रहे हैं, है ना, वो अगर ठीक से नहीं है, वो सही नहीं है, वो डैमेज्ड है, या हमें ठीक से जो इवन द टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर जो टेस्ट जो है वो एडमिनिस्टर कर रहा है उसको नॉलेज नहीं है, उसकी एफिशिएंसी नहीं है। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखकर द काउंसलर शुड एंश्योर दैट द टेस्टिंग एनवायरनमेंट इज सुटेबल एंड द एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसीजर आर यूनिफॉर्म फॉर ऑल टेस्ट टेकर्स एंड क्लाइंट्स। इन सब चीज़ों को ध्यान रखना है कि जो भी वो टेस्ट यूज़ कर रहा है वो सभी के लिए उसी तरीके से यूनिफॉर्मली ही जो है जिस उसके लिए बनाया गया, जिस कंस्ट्रक्ट के लिए बनाया गया है, वो सब इंस्ट्रक्शंस को देखकर तो सभी के लिए उसके लिए उसी ढंग से यूनिफॉर्मली अप्लाई किया जाता है, जो सेम एज ग्रुप के लिए होगा, सेम कंस्ट्रक्ट के लिए होगा, ताकि किसी में भी कोई भेदभाव ना किया जा सके। द टेस्टिंग रूम शुड बी वेल वेंटिलेटेड होना चाहिए। ये सारे हमारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, इनमें प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए, प्रॉपर लाइटिंग होनी चाहिए, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एनवायरनमेंट शुड फील वेलकमिंग एंड इनवाइटिंग, ताकि वो अपने बारे में सारी इन्फॉर्मेशन जो है क्लाइंट दे सके। फिर है कॉम्पिटेंस ऑफ द काउंसलर। कॉम्पिटेंस का मतलब क्या है? कितना वो एक्टिव लिसनर है, सबसे बड़ी बात, कितना एक्टिव लिसनर है, कितना वो क्लाइंट को रिगार्ड देता है, कितना उसकी प्रॉब्लम को समझता है, कितना उसके मूड को समझता है, कितना उसके मोटिवेशन को समझता है, किसी प्रॉब्लम पे जिस प्रॉब्लम के लिए वो आया है क्लाइंट उसको अंडरस्टैंड करना, कितनी उसमें कॉम्पिटेंसी है, कितना उसमें एम्पैथी है, ये सब चीज़ें मैटर करते हैं ऑन द पार्ट ऑफ द counselor. Assessment is an important aspect of process of counseling. Hence, the counselor must have good understanding of the psychological assessment and must be well equipped with the different assessment techniques. कौन कौन सी टेक्निक उसने यूज़ करना है, उनको यूज़ करनी आती है, किसको चूज़ करना है, क्लाइंट की प्रॉब्लम को देखते हुए, उसकी एज को देखते हुए, उसके बैकग्राउंड को देखते हुए, उसके कल्चर को देखते हुए, इन सब चीज़ों को देखते हुए उसका बहुत ध्यान रखना है जब भी वो टेक्निक को यूज़ करता है। तो इसमें क्या होता है, the counseling or the therapy provided by the counselor on this basis may not lead to effective। अगर मान लो उसको नहीं पता, उसको ठीक से काउंसलर may not get a proper picture of the situation, अगर उसको नहीं पता है, उसमें इतना वो कॉम्पिटेंट नहीं है, मान लीजिए काउंसलर जो है वो इतना ज़्यादा कॉम्पिटेंट नहीं है, तो फिर उसमें दिक्कत होती है। जैसे उन्होंने कहा है ना, इफ द काउंसलर इज़ नॉट कॉम्पिटेंट इनफ विद रिगार्ड टू द असेसमेंट प्रोसीजर, तो क्या होगा, उसको ठीक पिक्चर नहीं मिलेगी, उसकी सिचुएशन सही नहीं होगी, तो उसमें क्या होगा, जो रिजल्ट होंगे वो हमारे सही नहीं आएंगे। तो एज ए काउंसलर द अल्टीमेट गोल इज टू टेक केयर ऑफ द इंटरेस्ट एंड वेलफेयर ऑफ द क्लाइंट। उसको हर ढंग से इतना कॉम्पिटेंट होना है काउंसलर को, तभी जो है वो असेसमेंट ठीक से होती है। तो इसमें क्या होता है, द काउंसलर शुड हैव ऑल्सो हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द थियोरीज ऑफ पर्सनैलिटी, ह्यूमन राइट्स के बारे में, मल्टी कल्चर, किस कल्चर से वो आया है, किस डाइवर्सिटी से आया है वो, ठीक है ना। द काउंसलर शुड ऑल्सो हैव द रिक्वायर्ड स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसीज
टू डेवलप रैपर्ड। जब क्लाइंट आता है काउंसलर के पास, सबसे पहले जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग क्या होती है, उसका रैपर्ड बनाना, उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करना, उसको एश्योर करना, उसको आराम से बिठाना, ताकि वो कंफर्टेबली फील करे अपने आप को जो है डिटेल में। अब तभी वो इन्फॉर्मेशन दे पाएगा जब वो रिलैक्स होगा, जब वो उसकी एक रैपर्ड बन जाएगी अपने काउंसलर के साथ। तो इसका मतलब क्या था, काउंसलर्स नीड टू हैव ए जेन्युइन कंसर्न फॉर द इंटरेस्ट एंड वेलफेयर ऑफ द क्लाइंट। फिर क्लाइंट की सब्जेक्टिव स्टेट, क्लाइंट की स्टेट क्या है, किस मूड में है वो, किस कंडीशन में वो आया है, उसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कई बार क्या होता है कि नहीं पता चलता काउंसलर को कि क्लाइंट की किस कंडीशन है। जैसे हमने पहले भी किया था कि क्लाइंट में आप देखेंगे कि फर्स्ट यूनिट में हमने एक डिटेल में किया था कि क्लाइंट होता है, एक तो कंप्लेंट के रूप में आता है, एक वो विजिटर के रूप में आता है, एक वो बायर के रूप में आता है। एक तो ऐसे क्लाइंट होते हैं जिनको लगता है मैं काउंसलर के पास जा रहा हूँ तो वो जादू मैजिक स्टिक है और मेरे को एकदम ठीक कर देगा। ये क्या होता है, हमेशा कंप्लेंट ही करते रहते हैं। विजिटर कौन से होते हैं, जो कि जिसको किसी ने रेफ़र किया है, बायर जो अपनी इच्छा से आया। तो उन सब की सिचुएशन को देखना है, वो किस मूड से आया है। तो इस बारे में क्या है कि साइकोलॉजिकल और फिजिकल स्टेट दोनों को ही ध्यान में रखना है। तब जो टेस्ट की परफॉर्मेंस कैन बी इन्फ्लुएंस बाय ए पर्सन साइकोलॉजिकल और फिजिकल स्टेट एट द टाइम ऑफ टेस्टिंग। फॉर एग्जांपल डिफरेंट लेवल, एंग्जाइटी लेवल को देखना है, उसको फटीक लेवल को देखना है, मोटिवेशन कितनी है उस क्लाइंट के अंदर, है ना। मूड ऑफ द क्लाइंट एंड काउंसलर ऑल्सो अफेक्ट द टेस्ट सिचुएशन एंड मे इन्फ्लुएंस द टेस्ट रिजल्ट। उसका मूड क्या है, कहने का मतलब कि सब कुछ जो है हमारे को क्लाइंट को देखते हुए करनी है कि वो क्लाइंट किस मूड में है, ठीक है। उसके हिसाब से ही वो देखते हुए एसेस करना है क्लाइंट को काउंसलर के पार्ट पे। तो सोर्स ऑफ रेफरल, ये सारा उन्होंने इसी के बारे में किया है कि जैसे इन्होंने कहा ना कि ये सोर्स ऑफ रेफरल क्या है, अपने आप आया है या किसी ने उसको रेफ़र किया है, ठीक है, या रेफर बाय द पेरेंट्स है, स्कूल अथॉरिटीज़ है, सम ऑर्गेनाइजेशंस है। ये सारा उसी के बारे में है कि जैसे हमने पहले किया था ना, एक तो होता है कंप्लेंट करने के लिए आता है ना, एक हमने क्या किया था कि विजिटर के रूप में आता है, एक कौन सा हमने किया था, बायर। ये हमने ऑलरेडी जो है यूनिट 1 में कर लिया है। ये इन सब को देखना है पहले क्लाइंट के किस दूसरी कंडीशन है, क्या उसका मूड है, उसके बाद ही उसकी क्या सब्जेक्टिव स्टेट है, उसके हिसाब से ही क्लाइंट को टैकल करना है काउंसलर को, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसके बारे में। नेक्स्ट है एथनिक, लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल डिफरेंसेस। क्या किस एथनिसिटी से आया है, कौन सी उसके एथनिक बैकग्राउंड है, कौन सा उसके किस कल्चर से आया है, इन सब चीज़ों को एथनिक है, कल्चरल ग्रुप्स हैं, लैंग्वेज कौन सी लैंग्वेज को वो यूज़ करता है। कई बार क्या होता है, काउंसलर होता है नॉर्थ इंडियन और क्लाइंट आ जाता है साउथ इंडियन, तो उन सब चीज़ों को देखना है। तो कि क्या उसकी लैंग्वेज है, क्या उसकी कल्चर है, उन सब डिफरेंसेस को देखते हुए क्या उसकी क्लाइंट की जो बैकग्राउंड क्या है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो इसमें सब चीज़ें क्या होती है, द कल्चर डाइवर्सिटी अफेक्ट द वे द हमारे बिलीफ सिस्टम को अफेक्ट डालते हैं। जिस कल्चर से हम आते हैं उस हिसाब से हमारा जो बिलीफ सिस्टम होता है, हमारी वैल्यूज़ होते हैं, हमारे एटीट्यूड होते हैं। तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखना एट द टाइम ऑफ असेसमेंट बाय द काउंसलर। तो व्हेन द काउंसलर रिस्पेक्ट द एथनिक, linguistic as well as the cultural differences of the client feels important and understood and develops trust and confidence in the counselor। आपके एडमिनिस्ट्रेशन, स्कोरिंग एंड इंटरप्रेट, जो भी हमने जो टेस्ट यूज़ किया है, काउंसलर जो है जो भी टेस्ट को यूज़ कर रहा है उसको उसके हिसाब से उसको उसी टेस्ट के हिसाब से उसको एडमिनिस्टर करना है ना। उसी हिसाब से स्कोर आएंगे, उसको क्या करना है, इंटरप्रेट करना है। एडमिनिस्टर का मतलब क्या होता है, टूल जो होते हैं, जो क्वेश्चन होते हैं क्लाइंट के ऊपर, जो क्लाइंट से इन्फॉर्मेशन ली जाती है उन्हीं को ही यूज़ करना। उसको कहने का मतलब काउंसलर को इतनी नॉलेज होनी चाहिए, चाहे वो इंडिविजुअल टेस्ट हो चाहे वो ग्रुप टेस्ट हो, दोनों को उसको एडमिनिस्टर करना आना चाहिए, उनकी स्कोरिंग ठीक से करनी आनी चाहिए और फिर उसी तरीके से उसको इंटरप्रिटेशन भी आनी चाहिए। जैसे टेस्ट रिजल्ट्स, इन्होंने क्या कहा है, टेस्ट रिजल्ट में गेट अफेक्टेड बिकॉज ऑफ द वेरिएशन इन द वे द टेस्ट। अगर हमने ठीक से, काउंसलर ने ठीक से टेस्ट को एडमिनिस्टर नहीं किया तो उसमें क्या होता है, उसके रिजल्ट्स में फ़र्क आएगा। देयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट, जैसे इन्होंने कहा बेस्ड ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन। उन्होंने कहा एक तो इंडिविजुअल टेस्ट होते हैं, एक होते हैं ग्रुप टेस्ट, जो कि इंडिविजुअल के ऊपर होते हैं, एक सिंगल इंडिविजुअल के ऊपर, है ना, एक होते हैं ग्रुप टेस्ट। तो उन सबको मॉनिटर करना आना चाहिए, उसको एडमिनिस्टर करना आना चाहिए। अब इन्होंने क्या कहता है, टेस्ट रिजल्ट्स मे नॉट बी एक्यूरेट इफ द टेस्ट हैव नॉट बीन एडमिनिस्टर्ड एंड स्कोर्ड प्रॉपरली, रिजल्ट्स आर नॉट इंटरप्रेटेड एप्रोप्रिएटली, इंटरप्रिटेशन ऑफ द टेस्ट रिजल्ट ऑल्सो इज वेरी। कहने का मतलब वही घूम फिर के वही बात आ रही है कि एडमिनिस्टर ठीक से करना आना चाहिए, स्कोरिंग ठीक से करनी आनी चाहिए और उसको इंटरप्रेट ठीक से करना
आना चाहिए। काउंसलर शुड ऑल्सो हैव द नॉलेज ऑफ हाउ टू इंटरप्रेट डिफरेंटली ऑफ द डिफरेंट टाइप के जो टेस्ट होते हैं उनको किस ढंग से उसको इंटरप्रेट करना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे इन्होंने कहा कि प्रोजेक्टिव टेस्ट का इन्होंने एग्जाम्पल दिया। प्रोजेक्टिव टेस्ट इसमें क्या था, हम पिक्चर्स दिखाकर है ना उसके बेस के ऊपर क्लाइंट से इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, वो हमारा क्या हो गया, हमने उस हिसाब से उसको एडमिनिस्टर कर लिया। अब जो हमारे को जो रिजल्ट्स मिले हैं तो इसमें क्या करना है, क्लाइंट की जो इन्फॉर्मेशन आई है उसको किस ढंग से उसको अपने वर्ड्स में, क्योंकि ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन टेस्टों के अंदर जहाँ पे डिटेल में इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है उसमें काउंसलर का जो एक्सपीरियंस होता है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। इट रिक्वायर्स द काउंसलर रिच एक्सपीरियंस एंड नॉलेज इन द फील्ड टू अराइव एट एक्यूरेट इंटरप्रेट जो रिजल्ट जो क्लाइंट ने उन पिक्चर्स को देखकर, जो प्रोजेक्टिव टेस्ट हमने किए थे रोड शो वगैरह के, सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट भी था, हमने पिक्चर दिखाई थी उसके बेस पे उसको स्टोरी टाइप में लिखना था। तो इन सब चीज़ों का जब हमारे पास रिजल्ट आते हैं तो हमारे को डिटेल में जो काउंसलर है उसको इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए, इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि उसको एक्यूरेटली जो है इंटरप्रेट कर सके। ऑल्दो रिसर्चर्स आर ट्राइंग टू ब्रिंग इन मोर ऑब्जेक्टिवली इनटू सच इंटरप्रिटेशन, सम टेस्ट बाय नेचर मे नॉट लेंड देमसेल्फ टू फुल ऑब्जेक्टिविटी। कई बार ये प्रॉब्लम हो जाती है कि वो जो है प्रॉपर तरीके से वो नहीं हो पाता। हैंस द काउंसलर नीड्स टू एक्सरसाइज प्रॉपर केयर इन इंटरप्रेटिंग, उनको रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करना अच्छे से आ जाता है, आना चाहिए। कि कई बार क्या होता है कि अगर ठीक से क्या हम एडमिनिस्टर ठीक से करते हैं, स्कोरिंग भी ठीक से होती है, लेकिन ठीक से उसकी स्किल्स उतनी नहीं होती जो है काउंसलर की, वो ठीक से उसको कर सके। फिर फैलिबिलिटी में क्या होता है कि एक्यूरेसी को हम ठीक से कई बार क्या होता है नहीं में वो कर पाते, बल्कि प्रोफेशनली डेवलप टेस्ट होते हैं एंड प्रोसीजर दैट आर यूज एज अ पार्ट ऑफ द प्लान असेसमेंट प्रोग्राम में हेल्प इन गाइडेंस। कई बार क्या होता है कि नहीं पता चलता हमारे को जो टेस्ट हैं उसकी पूरी कहीं ना कहीं उसमें एरर आ ही जाती है, हम होते हैं कितना भी ध्यान रख लेंगे तो नहीं हो पाता। हाँ जैसे इन्होंने कहा है ना, हाउ इट इज एसेंशियल टू अंडरस्टैंड दैट ऑल असेसमेंट टूल आर सब्जेक्ट टू एरर्स। कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है, या तो उसकी मेजरिंग में होती है, जैसे सच एज वर्बल एबिलिटी है, इन प्रेडिक्टिंग परफॉर्मेंस में होती है, सच एज सक्सेस इन ट्रेनिंग, है ना। तो इन्होंने कहने का मतलब क्या है कि कई बार क्या होता है उसको हम ना चाहते भी उसके अंदर तो कहीं ना कहीं एरर आ जाती है। तो जब भी हम जो असेसमेंट करते हैं तो काउंसलर को उन सब आने वाली जो प्रॉब्लम्स हैं उन बायस का, उन एरर्स को ध्यान में थोड़ा बहुत रखना चाहिए भी। जैसे हमने किसी का इंटरेस्ट लेवल को देखना है, ठीक है, लेकिन हमें ये देखना है, मान लीजिए किसी बच्चे का हम ये देखना चाहते हैं उसका बिजनेस मार्केटिंग में इंटरेस्ट है या नहीं है, तो उसके लिए हमने एप्टीट्यूड टेस्ट को यूज़ किया। पर कई बार क्या होता है, अगर कई बार जो हमने टेस्ट यूज़ किया एप्टीट्यूड का, हमने देखना किसी और उसके लिए है, एज के लिए देखना या किसी और पर्टिकुलर फील्ड के लिए देखना, हम ले लेते हैं किसी और एप्टीट्यूड टेस्ट को, किसी और ने बनाया जो टेस्ट, उसमें भी कई बार क्या होता है फैलिबिलिटी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इनमें क्या होता है कि इस टाइप का जो रिजल्ट्स होते हैं, द काउंसलर शुड नॉट एक्सपेक्ट एनी टेस्ट प्रोसीजर टू मेजर ए पर्सनल ट्रेट और एबिलिटी विद परफेक्ट एक्यूरेसी। किसी कोई भी ये नहीं होता, कोई भी टेस्ट होता है हम ठीक से एडमिनिस्टर कर दें विदाउट एनी बायस और विदाउट एनी एरर। तो उन्होंने क्या कहा कि परफेक्ट एक्यूरेसी के साथ हम किसी का भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो जाती है ना चाहते हुए भी। तो उन्होंने कहा फॉर एग्जांपल देयर विल बी द केसेस व्हेन ए टेस्ट स्कोर और प्रोसीजर विल प्रेडिक्ट सुटेबिलिटी फॉर ए पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन। जैसे मैंने आपको बताया कि किसी बच्चे का एक बिजनेस मार्केटिंग में MBA में कहीं इंटरेस्ट है या नहीं है, उसको हमें देखना है व्हेन इनफैक्ट द पर्सन would not prove to be satisfied in that occupation. There will be the cases in which individual receiving a low score will be advised against it. यानी कहने का ये क्या कह रहे हैं, मान लीजिए किसी का इंटरेस्ट है एक पर्टिकुलर फील्ड में, लेकिन जो है उसका जो रिजल्ट्स हैं वो कम आए हैं, स्कोर कम आए हैं, या किसी के स्कोर बहुत कम आए हैं लेकिन वो उस लाइन में बहुत अच्छे से काम कर रहा है, तो इसका मतलब क्या, कहीं ना कहीं हमारे जो टेस्ट स्कोर्स हैं उनमें कहीं ना कुछ एरर हुई है, कहीं ना कहीं परफेक्ट एक्यूरेसी हमने मेंटेन नहीं की है। तो सच एरर्स इन दिस कंटेक्स्ट आर कॉल्ड सिलेक्शन एरर्स। सिलेक्शन एरर्स कैन नॉट बी कम्प्लीटली अवॉइडेड इन एनी असेसमेंट प्रोसेस। कहीं ना कहीं हमसे प्रॉब्लम हो जाती है। तो कहने का मतलब है कि सिलेक्शन इस टाइप के एरर होने के चांसेस होते हैं जहाँ पे जो है हम किस चीज़ को हम मेजर करना चाहते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है, कुछ ना कुछ हम ऐसी गलती कर बैठते हैं जिसमें 100% एक्यूरेसी नहीं रहती। तो इसमें क्या होता है कि वाई यूज़ टेस्टिंग डिस्पाइट दिस एरर्स, द आंसर इज दैट अप्रोप्रिएट यूज ऑफ द प्रोफेशनली डेवलप्ड असेसमेंट टूल्स ऑन एवरेज enables individuals and organizations to make more effective decision than use of the simple observation। कहते हैं अगर हम
अगर हम सिंपल ऑब्जर्वेशन करें या रैंडम अपने आप पे कोई डिसीजन करें तो वो बायस होने के चांसेस होते हैं, वो हम इतने एफिशिएंट नहीं है ना ही हमारे को इतना, हमारा जो डिसीजन होगा वो सही नहीं होगा। बजाय उसके अगर हम किसी को कोई ऐसे टूल को यूज़ करते हैं जिसकी किसी ने प्रोफेशनली डेवलप किया है, किसी ने अच्छे तरीके से कई लोगों के ऊपर डेवलप किया कोई ऐसा असेसमेंट टूल को अगर हम यूज़ करते हैं तो हमारे को जो है ज़्यादा अच्छे से इफ़ेक्टिव डिसीजन मिलते हैं, ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। तो इसके अलावा क्या कहा है कि मोर ओवर द काउंसलर में रीच ए मिस्टेकन कंक्लूजन बाय गिविंग टू मच वेट इनटू ए सिंगल टेस्ट। उन्होंने क्या कहा कि कई बार हम किसी एक सिंगल टेस्ट के ऊपर हम ज़्यादा रिलाई कर जाते हैं, उस कारण से भी हमारा जो है रिजल्ट गलत आने के चांसेस रहते हैं। क्योंकि कई बार हो सकता है हमें पता ही नहीं होता कि हम इस टेस्ट को, हम कई बार एक ही टेस्ट को हम यूज़ करते चले जाते हैं, जबकि अगर हम देखें तो और भी अगर जो है टाइम टू टाइम प्रोफेशनली डेवलप नए टेस्ट आते रहते हैं, हमें उनको भी ट्राई करना चाहिए ताकि हमारे को जो हमारा एक ट्रेडिशनल मेथड जो है हम उससे हटें और उसमें गलती होने के चांसेस जो हैं वो कम हो सके। तो दिस विल हेल्प रिड्यूस द नंबर ऑफ सिलेक्शन एरर्स मेड, विल बूस्ट द इफेक्टिवनेस ऑफ द डिसीजन मेकिंग ऑफ द काउंसलर। तो ये यूनिट जो है हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम यूनिट 3 स्टार्ट करेंगे।